नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सभी पढ़ेंगे राग दरबारी उपन्यास के बारे में। इस उपन्यास का सृजन श्रीलाल शुक्ल जी ने किया था। प्रकाशन वर्ष 1968 है। जहाँ तक श्रीलाल शुक्ल जी की बात है तो इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ के अतरौली गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 लखनऊ में हुई थी। इनको एक व्यंग लेखक के रूप में जाना जाता है। इनका पहला प्रकाशित व्यंग लेख जो है वो अंगद का पाँव है, जो 1958 में प्रकाशित हुआ था। ये संगीत के रसिक मर्मज्ञ थे। शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत, दोनों का ही इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। 1970 में इनके लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विश्रामपुर के संत, इस उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात ज्ञानपीठ पुरस्कार, यश भारती सम्मान, पद्म भूषण इत्यादि सम्मान इनको प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं इनके कुछ उपन्यासों की। इनका उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और उसके साथी, राग विराग, उमराव नगर में कुछ दिन, ये कुछ इनके उपन्यास हैं। अब हम बात करते हैं राग दरबारी उपन्यास की। तो यह व्यंग की उच्च कोटि का उपन्यास है। सर्वप्रथम इसमें लेखक ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि इसमें जो है लेखक ने भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। फिर इसके बाद जो है अगर बात करें तो इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी सहित लगभग 16 भारतीय भाषाओं में हो चुका है। इस बात से इसकी प्रसिद्धि का पता चलता है कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंडिया की 16 अदर लैंग्वेजेज में हुआ है। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की कहानी है, जो 35 अध्यायों में विभक्त है। इस पॉइंट को यहाँ से याद रखिएगा। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं ये पूछा जा सकता है, तो आपसे जो है 35 अध्याय की बात की गई है। इसमें टोटल 35 अध्याय हैं। राग दरबारी एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में 1986 नज़र आता है। इसका लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और लगभग सभी किरदारों को समान अहमियत दी गई है। वर्तमान समय तक इस पुस्तक की 5 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद को खींचतान को दिखाया गया है। इस बात को याद रखिएगा कि इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद की खींचतान को दिखाया गया है। कहानी का मुख्य बिंदु यह है कि जब आदर्शवाद और यथार्थवाद आपस में टकराते हैं तो पहले हार मानने वाला आदर्शवाद ही होता है। 50 साल पहले जिसे श्रीलाल शुक्ल जी ने आज का भविष्य तय किया, वह वास्तव में सच साबित हुआ। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन आए हुए हैं जो व्यंग्यात्मक रूप में है। उनमें से कुछ कथनों का जिक्र करते हैं। जैसे कि एक कथन आया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। फिर एक है, गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेज़ी की। तो यहाँ पर अंग्रेज़ी का महत्व जो है इन्होंने थोड़ा स्वीकार करते हुए दिखाया है कि अंग्रेज़ी अगर किसी को आती है तो वो अलग ही रौब में रहता है। उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक वाक्य के तरीके से इन्होंने दर्शाया हुआ है। वास्तव में कई सालों में गाँव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है। तो जो खेतिहर देश की बात की गई है वहाँ पर ये बताया गया है। कहानी अगर आप पूरी पढ़ेंगे इसके पश्चात तो आपको समझ में आएगा कि ये जो व्यंग इन्होंने क्यों कसे हैं। एक तरीके से जो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी उसके ऊपर इन्होंने अर्थात श्रीलाल शुक्ल जी ने व्यंग कसा हुआ है। फिर एक है, हमारे इतना पढ़ लेने के बाद भी पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। ठीक है, ये जो है रविन्द्रनाथ त्यागी की बात करें तो उन्होंने माना है कि राग दरबारी एक गांव की कथा है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है रविन्द्रनाथ त्यागी का कि वो मानते हैं कि राग दरबारी एक गांव की कथा है। फिर अब बात करते हैं इसके मुख्य पात्रों की।
मुख्य पात्रों में है रंगनाथ। रंगनाथ इतिहास में एमए करने के बाद पीएचडी शोध कार्य कर रहा है। ठीक, वो हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट रहता है और हिस्ट्री से पीएचडी का शोध कार्य कर रहा है। यह उपन्यास का मुख्य पात्र है। रंगनाथ स्वास्थ्य लाभ हेतु अपने मामा वैद्य जी के गांव शिवपालगंज आता है। तो जो है छुट्टियां हुई हैं उसकी कुछ 4-5 महीने की, और वो जो है अपने मामा वैद्य जी के गांव शिवपालगंज आता है। और शिवपालगंज के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी रूपक दिखाया गया है इसमें। गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता और समाज का एक नपुंसक विद्रोही नेता सा प्रतीत होता है। इसके बाद इस उपन्यास के दूसरे पात्र हैं, वो हैं वैद्य जी। वह सभी गांवों की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है। वे व्यवहार कुशल, दोहरे चरित्र, स्वार्थी, रिश्वतखोर जैसे गुणों से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के प्रतीक हैं। मतलब किस तरीके से कैसे किसको कहाँ यूज़ करना है, ये बात अगर किसी को सीखना है इस उपन्यास में तो वो वैद्य जी से सीख सकता है। वैद्य जी इसके एक और मुख्य पात्र के रूप में कहे जा सकते हैं। इसके बाद अगले पात्र की बात करते हैं, वो हैं प्रिंसिपल साहब। जैसा कि नाम है वैसा ही इनका अर्थ है, अर्थात प्रिंसिपल साहब झामल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। चाटुकार, चुगलखोर तथा अपने आप में चालाक व्यक्ति हैं। अगले पात्र हैं बद्री अग्रवाल, जो कि वैद्य जी के बड़े बेटे थे और इनको बहुत ही पहलवानी का शौक था। बहुत ज़्यादा ये पहलवानी का शौक रखते थे बद्री अग्रवाल। अगले हैं रुप्पन बाबू, नाम से हर जगह इनका जिक्र किया गया है उपन्यास में। ये वैद्य जी के छोटे बेटे हैं। यह आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है। परीक्षा में पास होने की रुचि न होने के कारण पिछले 3 वर्षों से ये 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो एक के बाद जो है ये फेल होते जाते हैं और 10वीं कक्षा में ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद खन्ना लेक्चरार हैं। ये इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास के लेक्चरार हैं। शोषित अध्यापक ईमानदार व्यक्ति हैं। किस तरीके से इनका शोषण होता है ये इस उपन्यास में प्रदर्शित है। फिर है छोटा पहलवान, गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर। बद्री अग्रवाल के साथ राजनीति में सहभागिता इसकी दिखाई गई है। साथ ही साथ वैद्य जी के द्वारा जब बैठक बुलाई जाती है तो उसमें ये लगातार पार्टिसिपेंट की तरह जाता है। फिर जो है जोगनाथ है, स्थानीय गुंडा है, यह हमेशा नशे में डूबा रहता है। सनीचर, इसका असली नाम मंगलदास है। कहीं कहीं पर सनीचर मिलेगा उस उपन्यास में, कहीं मंगलदास है। ये जो है वैद्य जी के यहाँ नौकर है। भांग पीसने का कार्य जो है इनको सौंपा जाता है, बाद में इनको प्रधान बना दिया जाता है। लंगर नाम से भी एक पात्र है जो अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है, जो भ्रष्टाचार व्यवस्था के सामने बिल्कुल खुद को झुका हुआ मानता है और झुकते चला जाता है। एक और इसमें स्त्री पात्र निकल के आई है जो इस उपन्यास की एकमात्र नारी पात्र है। वो रूपन और बद्री पहलवान दोनों के साथ प्रेम प्रसंग उसका दिखाया गया यहाँ पर। बाद में दोनों ही इसे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इस उपन्यास की कि उपन्यास का कथानक क्या है। राग दरबारी की कथा का केंद्र शिवपालगंज है। कहानी की शुरुआत रंगनाथ के शिवपालगंज आने से होती है, जो वैद्यनाथ का भांजा है। रंगनाथ 5 से 6 महीने के लिए शिवपालगंज आता है। वह शिवपालगंज की राजनीति को देखकर त्रस्त हो जाता है। वह गांव की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है, किंतु असफल हो जाता है। उसके खुद के मामा वैद्य जी वहाँ के छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक थे और गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड भी, जो सिर्फ सुधार का नारा लगाते हैं किंतु असल में कुछ नहीं करते। वैद्य जी के 2 पुत्र हैं, एक है बद्री पहलवान, दूसरा जो है रुप्पन बाबू। तो उनके ये दोनों पुत्र जो है वो सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं। रंगनाथ इस सब से भाग जाना चाहता है, किंतु फिर किसी के कहने पर उसे एहसास होता है कि यह स्थिति तो सब जगह होगी, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में, और यही यथार्थवाद है। रंगनाथ का आदर्शवाद इस यथार्थवाद के सामने हार मान लेता है और वह गांव छोड़कर जाने का फैसला करता है। तो ये कुल मिलाकर कथानक है जिसमें जो है रंगनाथ जो आदर्शवाद का प्रतीक है और जिस तरीके से सिचुएशन उसके सामने आती है वो यथार्थवाद का प्रतीक है, जिसके आगे उसको झुकना पड़ता है। और यहाँ पर आदर्शवाद की हार को दिखाया गया है यथार्थवाद के ऊपर। अब इस उपन्यास के उद्देश्य की बात करें तो उपन्यासकार का उद्देश्य था कि जो स्वतंत्रता के पश्चात का भारत है
उसके प्रत्येक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, जो विकृतियां निकल के आ रही हैं, उनको किस प्रकार से दिखाया जा सके, यह बखूबी हम राग दरबारी उपन्यास के माध्यम से देख सकते हैं। वैद्य जी जैसे भ्रष्टाचारी एवं ढोंगी व्यक्ति हर युग में होते हैं। लेखक के शब्दों में कहें तो वैद्य जी थे और रहेंगे। जैसा कि आज भी आप देखते हैं, भ्रष्टाचार हमारे समाज में व्याप्त है और ये हमेशा रहेगा। उपन्यास पढ़ने के बाद पता चलता है कि वैद्य जी की दुर्वासा का क्रोध हिटलर का तानाशाही और नेहरू जी की झुंझलाहट जैसा ही है। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचतान को बखूबी दिखाया गया है। यद्यपि उपन्यासकार ने अंचल का परिचय इस उपन्यास में नहीं दिया, फिर भी उन्नाव जिले के कुछ ग्रामों के नाम तथा इस जिले की प्रकृति से मेल खाती चरित्र वस्तु स्पष्ट कर देती है कि उन्नाव, फतेहपुर एवं रायबरेली में प्रचलित शब्दों के बहुत ही सटीक प्रयोग ने राग दरबारी के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। अंततः कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे समाज के चरित्र को सामने रख दिया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब इस उपन्यास की भाषा की बात करें तो राग दरबारी की भाषा मिथकी शिल्प व देशज मुहावरों से गढ़ी हुई है। इसकी समीक्षा करते हुए क्या क्या है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि श्रीपत राय की जो समीक्षा कथा पत्रिका में है, उसमें उन्होंने बताया है कि राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है। श्रीपत राय उन्होंने इस उपन्यास की समीक्षा कथा पत्रिका में करते हुए बताया है कि राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है और अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। फिर 1975 में नित्यानंद तिवारी ने अपनी एक आलोचनात्मक टिप्पणी में राग दरबारी की यथार्थ चित्रण की कथन भंगी को व्यंग लीला की संज्ञा दी। परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा धर्म युग में प्रकाशित हुई थी। उक्त समीक्षा में वे बताते हैं कि राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारा बुद्धिजीवी समाज नहीं कर पा रहा है। राग दरबारी पर चर्चा के क्रम में अंग्रेजी के जिन विद्वानों का नामोल्लेख किया जाता है उनमें रूपर्ट स्नेल प्रमुख हैं। पेंगुइन से राग दरबारी के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन के पहले ही 1990 में रूपर्ट स्नेल ने उक्त कृति पर एक लंबा विवेचनात्मक लेख लिखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।